हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे पैशन के साथ पूरा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने बगल में लिस्ट करके रखा है। हमारा टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। इसी चीज़ को हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसको पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसको पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है इसको भी पढ़ेंगे। और कमर्शियल पर्पस में ज़्यादा एफिशिएंट मोटर्स को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसका क्या फीचर्स होना चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे। और मोटर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसलिए हमारे पास एक लंबा लिस्ट है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ मोटर, मतलब मोटर होता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते किसको है। सिंपली सबसे पहले जानना है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस होता है, आप सभी के घरों में मोटर लगा हुआ होगा और आप लोग देख रहे होंगे कि वो मोटर किससे चलता है, तो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और वो क्या करता है, तो पानी को, नॉर्मली मोटर जिसको हम लोग बोलते हैं पानी उठाने वाला मोटर, वो क्या करता है, पानी को ग्राउंड लेवल से छत पे टंकी तक पहुंचाता है। यही काम होता है ना मोटर का। तो मोटर को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर वो डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके ये क्या करता है, मोटर इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मोटर वो डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों ने इसको, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि व्हाट इज मोटर, तो बताना है कि मोटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा मोटर है। अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे भाई कि प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा, फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ठीक है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, सपोज ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके होगा, ये नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर को रखते थे, एक ऐसा वायर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, चाहे वो अपवर्ड भी हो सकता था, डाउनवर्ड भी हो सकता था। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए वायर पे, करंट कैरिंग वायर को हम लोग रखते हैं, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंटली पढ़ा था कि इस वायर पे एक फोर्स लगता है, ये वायर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सिंपली whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force acts on it. Obviously सिर्फ वायर ही क्यों, यदि इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर कॉइल ही भी रखा हुआ रहेगा, तो ये क्या है, कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, जिसमें चार साइड्स है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, चार साइड है। तो सिर्फ वायर ही क्यों, यदि इस तरह का रेक्टेंगुलर कॉइल भी लगा हुआ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहेगा, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, और इस फोर्स का डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल पढ़ते थे, इस फोर्स का डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग पढ़ते थे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का हम लोग कौन सा रूल पढ़ते थे, तो फ्लेमिंग का हम लोग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते थे। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि
हम लोग अब इफ वी स्ट्रेस द 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, यदि हम लोग अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इफ ये 4 फिंगर gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field, and the middle finger gives the direction of current, then the thumb जो कि डाउनवर्ड दिखा रहा है gives the direction of force। और सिंपली हम लोग ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा था कि 3 उंगलियों को, 4 फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को कैसे अरेंज करना है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 फिंगर रिप्रेजेंट करता है किसको, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को, ठीक है। यदि 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो थंब जो स्ट्रेच थंब होता है ये उस कंडक्टर पे या उस कॉइल पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इतना सी बातों को हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है। तो ये सारा बेसिस जानने के बाद अभी हम लोग प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल, अब हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल होता है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल, यहाँ पे एक कंडक्टर नहीं, यहाँ पे कॉइल है, कई सारा लॉन्ग कंडक्टर है, ये 4 है, ठीक है। व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 मैग्नेट के पोल्स के बीच रखा गया है, दैट मीन्स ये क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो क्या होता है इस पे, अब मतलब क्या होता है कि एक फोर्स नहीं लगता है इस पे, इक्वल एंड अपोजिट 2 फोर्स लगता है, मतलब एक टॉर्क लगता है, क्या लगता है, टॉर्क, मतलब पेयर ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स। और जब भी इक्वल एंड, सपोज ये आपका पेन है, सपोज ये हमारा पेन है, इस पे हम लोग इधर की ओर एक फोर्स लगाएंगे और जस्ट उतना ही फोर्स इधर की ओर लगाएंगे, तो ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वैसा ही, मतलब यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने को क्या बोलते हैं लोग, कपल ऑफ फोर्स। तो इस पर भी क्या होता है, कपल ऑफ फोर्स लगता है, और उस कपल ऑफ फोर्स के लगने की वजह से इसमें भी क्या होता है, ये घूमने लगता है। तो जब ये घूमने लगता है तो इससे एक शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है, वो शाफ्ट भी घूमने लगता है, और उस शाफ्ट को हम लोग कनेक्ट किया रहता है उस डिवाइस से जिसको हम लोगों को मोटर चला के ड्राइव करना रहता है, ठीक है। तो सिंपली इसका प्रिंसिपल में हम लोग क्या लाइन बोलेंगे कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट और अ कपल ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स टू रोटेट, ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है। एट द सेम टाइम द शाफ्ट अटैच्ड विद द कॉइल, उस कॉइल के साथ जो शाफ्ट जुड़ा हुआ रहता है वो भी क्या होने लगता है, घूमने लगता है, और उस शाफ्ट के साथ वो डिवाइस जुड़ा रहता है जिसको हम लोगों को मोटर की मदद से चलाना रहता है, तो वो भी काम करने लगता है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हेनेवर अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, a couple of force acts on it which causes the rotation, a shaft attached it with it also starts to rotate, और उस शाफ्ट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। शाफ्ट हमारे डायग्राम में नहीं दिखा हुआ रहता है, डायग्राम में हम लोग शाफ्ट को नहीं बनाते हैं। नॉर्मली आप लोग शाफ्ट समझ सकते हैं, शाफ्ट क्या होता है। आप लोग देखते हैं कि जनरेटर को स्टार्ट करने के पहले एक वो जो बाहर की ओर रड निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग पकड़ के घुमाते के जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, उसी को शाफ्ट बोलते हैं, उसी तरह का शाफ्ट होता है, ठीक है। तो वो शाफ्ट अटैच्ड होता है किसके साथ, कॉइल के साथ, वो शाफ्ट भी घूमने लगता है कॉइल के घूमने के साथ, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ डिवाइस रहता है वो काम करने लगता है। ये हमारा है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर को समझने के लिए ये दोनों बेसिस को भी जानना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन क्या होता है मोटर का, कि वो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और दूसरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर कपल ऑफ फोर्स लगेगा और क्या होने लगेगा, वो घूमने लगेगा, उससे जुड़ा हुआ शाफ्ट भी घूमने लगेगा, और उस शाफ्ट के साथ जो डिवाइस जुड़ा हुआ रहता है वो भी क्या करने लगता है, काम करने लगता है। ये था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल।
अभी हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे कि भाई कंस्ट्रक्शन इसका बनावट कैसे होता है, मोटर कैसे बनाया हुआ होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये यहाँ पे डायग्राम में इसको हम लोग सेपरेटली बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बोलते हैं कि ये क्या है, ये जो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दिख रहा है, एक्चुअली ये होता क्या है, ये हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट का, ये देखिए हॉर्सू शेप्ड के परमानेंट मैग्नेट का, हॉर्सू शेप के परमानेंट मैग्नेट, नॉर्मली जो मैग्नेट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट का 2 पोल होता है। इसको हम लोग डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक पोल्स नेवर एग्जिस्ट इंडिविजुअली, कभी भी इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये यही अरेंजमेंट, यही गैप है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। तो ये क्या है, हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट का पोल है। तो कैसा पोल है, तो कर्व पोल है। कैसा पोल है, कर्व पोल। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको कर्व बनाया हुआ है, स्ट्रेट नहीं बनाया हुआ है। बहुत सारे किताबों में ये स्ट्रेट बना हुआ रहता है, लेकिन हम लोग इसको क्या बनाएंगे, बेहतर डायग्राम बनाने के लिए इसको हम लोग कर्व बनाते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई कर्व्ड ही क्यों कर्व्ड बना हुआ रहता है। तो आपका जवाब ये है कि यदि ये कर्व बना हुआ रहेगा तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS को, जो कि कपल ऑफ फोर्स लगने की वजह से इसमें घूमता है, कपल ऑफ फोर्स लगने की वजह से जो इसमें रोटेट करता है मैग्नेटिक पोल्स के बीच, तो वो आसानी से रोटेट कर सकता है। इसलिए क्या लिया जाता है, तो हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट का कर्व्ड पोल लिया जाता है। ये क्या है, इसको हम लोगों ने पहचान लिया। अभी उसके बाद ये क्या है, PQRS क्या है, तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, इसी को बहुत सारे किताबों में इसको रेक्टेंगुलर कॉइल को आर्मेचर वर्ड का भी नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाले कॉइल को आर्मेचर भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ों को हम लोगों ने पहचान लिया कि ये हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट का कर्व पोल है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक ब्लैक शेड में, ये 2 तरह का, मतलब आप लोग ये सोचते हैं कि ये एक ही रिंग है ना, एक ही रिंग को 2 पार्ट में, इस तरह से बोल सकते हैं लोग, भाई ऐसे ही कुछ शेप दिख रहा है, एक ही रिंग को 2 पार्ट में बांट दिए तो इस तरह से बन गया नहीं है। तो वैसे इसलिए इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, तो स्प्लिट रिंग। ठीक है, ये जो ब्लैक शेड में दिख रहा है ये क्या है, स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग का ही दूसरा नाम क्या होता है, कम्यूटेटर। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट का कर्व पोल है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, आर्मेचर भी बोलते हैं इसको, और ये क्या है, स्प्लिट रिंग, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम्यूटेटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे C1 और इसको क्या बोलेंगे, C2। ठीक है, 2 कम्यूटेटर को चलिए हम लोग नाम दे दिए C1 और C2। अभी यहाँ पे इसके अलावा एक स्टेप यहाँ पे और दिख रहा है, ये होता है कार्बन ब्रशेस। क्या होता है, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे B1 और इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, B2। ठीक है, इन कार्बन ब्रशेस को क्या नाम दे देंगे, B1 और B2। अभी कौन सा क्या है ये इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसके फंक्शन को अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे कि भाई चीज़ों को पहले पहचान दें, फिर किसका क्या काम है, किसको क्यों लगाते हैं, इस चीज़ का भी हम लोग डिस्कस करने वाला है। और यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर है, ये वायर है, और फिर जो स्विच की मदद से, ये एक स्विच की मदद से किससे जुड़ा हुआ है, तो बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें पहचान में आ गई, सारी चीज़ें पहचान में आ गई। क्या क्या, ये हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट का कर्व्ड पोल, रेक्टेंगुलर कॉइल, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर बोलते हैं इसको, और ये क्या है, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, जो स्विच की मदद से किससे जुड़ा हुआ रहता है, बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना है, क्योंकि कई बार इन डिवाइसेस का, इन कंस्ट्रक्शन के इन एलिमेंट्स का, इन इंग्रेडिएंट्स का जो है एप्लीकेशन पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है अभी तक, इसलिए ध्यान देना है। तो भाई ये हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हॉर्सू टाइप परमानेंट मैग्नेट के कर्व पोल्स का काम क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना किसका काम होता है,
तो इस हॉर्सो टाइप परमानेंट मैग्नेट के कर्व पोल का काम क्या होता है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ऑब्वियसली इस PQRS ये किसका काम करता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर का काम करता है, जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और घूमता है। ठीक है, इसका काम क्या है होता है PQRS का, ये कॉइल है जो जिसका काम क्या होता है कि कपल ऑफ फोर्स को एक्सपीरियंस करके रोटेट करना और अपने साथ जुड़े हुए शाफ्ट को घुमाना, इसका काम होता है PQRS कॉइल का। ठीक है, इसका अलावा जो है कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का काम है, ध्यान देना कम्यूटेटर जो है यहाँ कॉइल के साथ ये वेल्डेड होता है। क्या होता है, वेल्डेड होता है, मतलब फिक्स होता है। लेकिन ये जो कार्बन ब्रश के साथ ये फिक्स नहीं होता, ये बस इन टच होता है। मतलब कि जब ये कॉइल घूमता है तो ये C2 B1 के साथ आ जाता है और C1 B2 के साथ चला जाता है। मतलब कि इसको ये वाला पोर्शन तो वेल्डेड होता है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ इन टच होता है, जो रोटेशन के बाद ये कम्यूटेटर क्या करता है, अपने ब्रशेस के साथ कनेक्शन को बदल लेता है। C2 B1 के साथ आ जाएगा, C1 B2 के साथ चला जाएगा। तो इस C1 और C2 का काम है कार्बन कम्यूटेटर का या स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, तो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। क्या, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। ठीक है, C1 और C2 का काम क्या होता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, करंट के पोलरिटी को चेंज करना। ठीक, और उसके बाद क्या, कार्बन ब्रशेस। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि यदि ये कार्बन ब्रशेस ना होता तो जैसे ये एक बार घूमता ये पूरा कनेक्टिंग वायर एक दूसरे के साथ लटपटा जाता, इसमें उलझने आ जाती, ठीक है, ट्विस्ट आ जाता। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करता है कौन, कार्बन ब्रश, और साथ ही साथ सर्किट को कंप्लीट करता है कौन, कार्बन ब्रश। और ये एक स्विच है जो क्या करता है, ऑपरेट करता है इसमें करंट के फ्लो को। और ये है बैटरी जो क्या है, तो सोर्स ऑफ द करंट है। ठीक है, सोर्स ऑफ द करंट है। चलिए एक बार हम लोग फंक्शन को सारे चीज़ों के कंस्ट्रक्शन और फंक्शन को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। हॉर्सो टाइप परमानेंट मैग्नेट फंक्शन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। PQRS रेक्टेंगुलर कॉइल, इसका काम है रोटेट करना, अपने साथ जुड़े हुए शाफ्ट को घुमाना। C1 C2 कम्यूटेटर, करंट के पोलरिटी को रिवर्स करना, करंट का डायरेक्शन को बदलना, चेंज करना। B1 B2 तो वायर में आने वाले ट्विस्ट को रोकना, को प्रिवेंट करना और फिर सर्किट को कंप्लीट करना। स्विच तो करंट के फ्लो को कंट्रोल मतलब कि ऑपरेट करना, और साथ ही साथ ये बैटरी होता है जो क्या होता है, सोर्स ऑफ द करंट का काम करता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग को, कि वर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है ये इलेक्ट्रिक मोटर। वर्किंग को जानने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक्चुअली ये आप लोगों को आगे चल के पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा फॉर्मूला को जान लेंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कई सारे सवाल जो दिमाग में आने वाले होंगे उसका जवाब आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा। क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पे, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पे इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो कितना फोर्स लगता है इसका एक्सप्रेशन सिर्फ आप लोग जान लें। अभी आगे चल के इस एक्सप्रेशन को निकालना भी सीखना है, लेकिन फिलहाल अभी जान लें कि कितना एक्सप्रेशन कितना फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को निकालने का तरीका होता है F इक्वल्स टू I L B साइन थीटा। I क्या है कि उस वायर से या उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, L क्या है तो उस कंडक्टर का लेंथ कितना है, B क्या है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, और थीटा क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, और करंट का डायरेक्शन ये है कि दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या है। पहले टर्म्स को पहचाने, I क्या है तो उस कंडक्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, L तो उस कंडक्टर का लेंथ कितना है, B तो वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, और थीटा क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच बनने वाला एंगल है ये थीटा। तो जरा समझे कि यदि इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या कि ये करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बने,
मतलब कि जिधर की और मैग्नेटिक फील्ड है, करंट जो है उधर की ओर फ्लो हो रहा है, करंट उधर की ओर ही फ्लो हो रहा है, तो थीटा का वैल्यू जीरो होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू यदि जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो ऐसे में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जब किसी कंडक्टर से, जब किसी वायर से उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे उस कंडक्टर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये पता चल गया। चलिए अभी हम लोग थीटा का दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है, ऐसे वाला फील्ड इधर की ओर है, ये इधर की ओर फ्लो कर रहा है। तो वैसे केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 1। वैसे में लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है, ILB के बराबर। मतलब इस पे कितना फोर्स लगता है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है। एक कंडीशन और हो सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है और करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री नहीं, ये एंटी पैरेलल होता है, इसलिए इसके बीच जो बनने वाला एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। और साइन, आप लोगों को ये चलकर आगे पढ़ना है कि साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना होगा, 0। मतलब कंक्लूजन पे बात करें कि यदि करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो या मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट हो, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। लेकिन यदि करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग इसके वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे इस बैटरी के स्विच को ऑन करेंगे, ओबियसली दिस इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। अभी जैसे स्विच को ऑन करेंगे, तो एक करंट फ्लो होने लगता है, किधर से किधर की ओर, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से करंट फ्लो हुआ, सबसे पहले आया ब्रश B2 में से C2 में और फिर ये किस में आ जाएगा, तो इस साइड RQ में। तो इसके बारे में आप लोग सोचे कि इसमें करंट का डायरेक्शन किधर की ओर है, ओब्वियसली अपवर्ड दिख रहा है, ठीक है। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की होता है, ओब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड किधर तरफ से हो, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग बात करेंगे इसका, तो QR का, ठीक है, QR में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना, 180, लगने वाला फोर्स कितना, 0। दैट मीन्स इस पे लगने वाला कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए यही करंट आ जाता है अब हमारा यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये करंट का डायरेक्शन है हमारा, ये करंट का डायरेक्शन है, जबकि ये है हमारा फील्ड का डायरेक्शन, ये तो यही रहेगा। ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे लगने वाला फोर्स ILB के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। ये किसके लिए हम लोगों ने किया, तो ये RS के लिए। चलिए अब बारी है इस SP का, ठीक है, इसका अब बारी है किसका, SP का। तो SP में जो करंट का डायरेक्शन होगा, ओब्वियसली यही करंट फ्लो आएगा ना इस कॉइल में, तो SP में करंट का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, जस्ट डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की ओर। यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए थीटा कितना, 0 डिग्री। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या पता चला, QR पे कोई फोर्स नहीं, इस पे मैक्सिमम फोर्स, इस पे भी कोई फोर्स नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे तो PQ की, ठीक है। PQ में यही करंट फ्लो होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये करंट का डायरेक्शन है और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा 90 है, तो इसमें क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स। चलिए सारी चीज़ों को अभी बगल में रख के सिर्फ एक बार किस पे फोर्स लगेगा किस पे फोर्स नहीं लगेगा इस पे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 कोई फोर्स नहीं, इस पे थीटा 0 180 कोई फोर्स नहीं, और इन दोनों पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम। यदि हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाएं, यदि हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को
लगाएं तो अभी हम लोगों को पता चलेगा। तो पता चलेगा कि इस पे जो लगने वाला फोर्स है ये किधर क्यों लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। किधर की ओर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्लेमिंग का हम लोग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो, ठीक है। और जबकि इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा ये किधर की ओर होगा, तो चूंकि करंट का डायरेक्शन बदल जा रहा था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को ट्राई करके, तो पता चलेगा इस पे कितना होगा, तो डाउनवर्ड, ठीक है। एक बात और, ये तो फोर्स का डायरेक्शन है दूसरे का अपोजिट, एक में अपवर्ड लगेगा तो दूसरे में डाउनवर्ड। चलिए अभी चूंकि इस पे जितना करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये चूंकि रेक्टेंगल है इसलिए इक्वल अपोजिट साइड सेम होता है, इसका भी लेंथ जितना इसका भी लेंथ उतना, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इन दोनों साइड्स के लिए दोनों सारी चीज़ें सेम है, करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, इक्वल। मतलब हमारा कंक्लूजन ये आया कि इस पे इन दोनों साइड पे, ठीक है, ऐसा फोर्स लगेगा, एक में फोर्स लगेगा इधर की ओर और दूसरे में फोर्स लगेगा, ठीक है, इस साइड पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और जबकि ये वाले साइड पे फोर्स लगेगा किधर की ओर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स। और ये कपल ऑफ फोर्स ही क्या करता है, जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया था कि ये भाई इस पे जितना फोर्स इधर से लगाएंगे उतना ही फोर्स इधर से लगाएं तो ये क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी क्या होने लगता है, इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से एक टॉर्क को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, एक मोमेंट ऑफ कपल को कंस्टिट्यूट करता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, ये घूमने लगता है। तो जरा इसको घूमने की स्थिति को जरा समझने का कोशिश करना है कि भाई ये घूमेगा तो जैसे ही ये हाफ रोटेशन पे जाएगा, जरा ध्यान देना, ये जैसे ही हाफ रोटेशन पे, ठीक है, हाफ रोटेशन का मतलब कि जैसे ही ये ऐसे से ऐसे जाएगा, बस पूरा नहीं, ये इसको फुल रोटेशन बोलते हैं, ये नहीं, ये जैसे यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जैसे ही होगा, ठीक है, मतलब ये जो है फुल रोटेशन हो गया, नहीं फुल रोटेशन नहीं, जैसे हाफ रोटेशन ऐसे ऐसे जैसे होगा, तो ये क्या होता है, ये ब्रशेस जो है इस गैप को टच करता है, ठीक है, इस गैप को टच करता है। जैसे ही इस गैप को टच करेगा ब्रशेस, तो इसलिए सर्किट जाएगा टूट, क्योंकि वैसे में ब्रश के कांटेक्ट में, इस B2 के कांटेक्ट में ना तो C1 होता है ना तो C2 होता है, ठीक है, ना तो C1 होता है ना तो C2 होता है, तो वैसे में सर्किट हो जाता है ब्रेक। तो फिर कैसे ये अपने रोटेशन को कंप्लीट करता है, तो आप लोग इस चीज़ को फील कर सकते हैं। यदि आप लोग किसी ऊंची दीवार पर खड़े हो और आपको यदि पीछे से कोई एक बार धक्का दे देता है तो आप लोग शायद खुद को ना संभाल पाओ और आगे आप लोगों को कूदना पड़ता है। वही स्थिति इसके साथ भी होती है कि जैसे ही ये इतना एक बार हाफ रोटेशन को कंप्लीट करता है तो इतना मोमेंटम को ये गेन कर लेता है, ये अपने आप को रोक नहीं पाता है, इतना मोमेंटम को गेन कर लेता है कि ये हाफ रोटेशन में, यहाँ के बाद हाफ रोटेशन में आता सर्किट टूट जाता है, फिर भी ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एक रोटेशन को ये क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और जैसे ही ये एक बार पलट गया, उसे C1 B2 के कंडक्ट में आ जाता है, C2 B1 कंडक्ट में आ जाता है, एक बार फिर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा और एक बार फिर ये, तो ये फिर इधर की ओर, ठीक है, घूमने लगता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है और इससे जुड़ा हुआ शाफ्ट भी क्या होने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा वर्किंग किसका, तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन पर हम लोगों ने वर्किंग को भी पढ़ लिया। अभी जो है हम लोगों को ये जानना है कि भाई कमर्शियल मोटर किसको बोलते हैं, जो कमर्शियल पर्पसेस में यूज़ होता है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। अदरवाइज जितना लंबा ही वीडियो हो रहा था मैं इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ कि कमर्शियल मोटर क्या है। तो कमर्शियल मोटर वो जो कमर्शियल पर्पसेस में यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कन्वर्ट मतलब कि तेज़ी से कर पाए, तो वैसे को कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है। तो कमर्शियल मोटर का फीचर्स क्या होना चाहिए, ध्यान देना। कमर्शियल मोटर का फीचर पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ द कमर्शियल मोटर। सबसे पहले कमर्शियल मोटर में ये जो हम लोग कॉयल है ना PQRS को, इसको हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या करते हैं, रैप करते हैं।
रेक्टेंगुलर कॉइल्स को, ठीक है। मतलब इसमें कोर मटेरियल में की जगह पे हम लोग किस कोर मटेरियल के नाम पे हम लोग किसको यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को। सबसे पहला फीचर कि सॉफ्ट आयरन को यूज़ किया जाना चाहिए कोर की तरह। उसके बाद इंसुलेटेड कॉपर वायर का जो उस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होना चाहिए। और ये जो हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन में पढ़ा, ये क्या है, हॉर्सो टाइप परमानेंट मैग्नेट का कर्व पोल है ना, तो इसका जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है किसके कंपैरिजन में, तो परमानेंट मैग्नेट के कंपैरिजन में, ठीक है। 3 फीचर्स होना चाहिए उसका, क्या, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करेंगे कोर में, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे कॉइल को रैप करने में, ठीक है, कॉइल, और फिर साथ ही साथ क्या बोले कि यहाँ पे हॉर्सो टाइप परमानेंट मैग्नेट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करेंगे। अब हमारा मोटर का यूजेस छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, तो मोटर के यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं डे टू डे लाइफ में, आप लोग खुद ही डिसाइड करें, ठीक है। हमारा फैन चलता है उसमें भी मोटर होता है, हमारा मिक्सर ग्राइंडर चलता है उस पर भी मोटर होता है। इसके अलावा और भी मोटर के अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह है, ठीक है, घर में पानी उठाने के लिए होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार वगैरह में होता है व्हील्स को टर्न करने के लिए, तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।